नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसवादी संस्थापक नेता, हिन्दी भाषा अभियानी एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रमन पाण्डे। सर्वप्रथमले कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। जी प्रणाम, धन्यवाद। हजुर, हालै सम्पन्न यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुभयो, कसरी अवलोकन गर्नुभयो, कस्तो किसिमको यो चुनाव रह्यो? एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है इस बार का स्थानीय तह का निर्वाचन नेपाल में। यद्यपि अपने यहाँ अभी लोकतंत्र, गणतंत्र अभी नहीं है, अभी संस्थागत होने के क्रम में ही है, लेकिन हम लोग स्थापना काल से शुरू से ही, आज की बात नहीं है, नेपाल सद्भावना पार्टी से लेके और लोसपा तक की यात्रा में इस बात को हम लोग, इस मांग मुद्दा को रखते ही आए हैं कि देखिए, स्थानीय तह का जो चुनाव है ना, वह चुनाव में पार्टी के आधार पर यह चुनाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको अनसुनी की गई है। आप देखे हुइएगा कि पार्टी को आगे लाके जो चुनाव होती आ रही है अपने देश में विगत कुछ दिनों से, इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे व्यक्तित्व हैं, जो किसी पार्टी से जुड़ के स्थानीय निकाय में सेवा देना नहीं चाहते हैं, वे लोग वंचित रह जाते हैं। स्थानीय निकाय में ही विरोधाभास हो जाता है। स्थानीय निकाय तो विशुद्ध सेवा के भाव से, मैत्री के भाव से, समाज को जोड़ने के भाव से, उसको केंद्र बिंदु में रखते हुए उस हिसाब का चुनावी रणनीति होना चाहिए था, जो आज तक नहीं होगा। चलिए, चुनाव हुआ, संपन्न हुआ समय से। अद्यावधिक निर्वाचन होना भी चाहिए, पार्टीगत हिसाब से ही हुई, न जाने क्यों ऐसा सिस्टम रखा गया है, होना नहीं चाहिए। परंतु इसका विश्लेषण जो करेंगे इस बार, तो एक महत्वपूर्ण विषय इस बार उभर के सामने आई है कि लोगों ने पार्टी के साथ साथ, पार्टी तो है ही, पार्टी का सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, पार्टी का इतिहास होता है, परंतु उसके साथ साथ इस बार लोगों ने कोशिश किया है बेदाग चाल चरित्र चेहरा वाले लोगों को चुनना, चरित्र को स्थान देना। लोगों ने चरित्रवान लोगों को इस बार चुनने का कोशिश लोगों ने किया है जहां तक संभव हो पाया। आप मान लीजिए, जहां पे उस तरह के उम्मीदवार सामने आए हैं उनके साथ पब्लिक गई है, जहां पे उस तरह के उम्मीदवार नहीं आए हैं उसमें जो गलत ही गलत के बीच से कम गलत को चुनने का प्रयास किए हैं। उदाहरण भी तो बना है इस बार, काठमांडू के मेयर से लेके धरान के मेयर से लेके आप देखेंगे तो आप चले जाइए धनगढ़ी के मेयर तक। जनकपुर का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि जनकपुर के मेयर जो चुन के आए हैं वो आपको टेक्निकल रूप से निश्चित रूप से स्वतंत्र चुनाव चिन्ह उनका भी था, परंतु वो उनके बैकग्राउंड में पार्टी खड़ी थी। तो मैंने काठमांडू का नाम आपको बताया, धरान या धनगढ़ी। जनकपुर इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ आपको कि जनकपुर के बैकग्राउंड में पार्टी खड़ी थी। टेक्निकल तो निश्चित रूप से टेक्निकली वो स्वतंत्र थे, लेकिन सभी जगह उनका कल परसों हो के ही पार्टी का जुलूस में वो घूमे भी, वो अपनी स्वतंत्रता को बरकरार भी नहीं रख पाए। जब उनकी विजय जुलूस निकली तो पार्टी के बैनर में वे नगर परिक्रमा किए, मतदाताओं का धन्यवाद किए। तो समग्र विश्लेषण यदि आप करेंगे तो एक परिवर्तन का अवस्था बना है। ऐसे लोगों को लोग आगे नहीं लाना चाहते हैं। पार्टी कोई भी हो, देखिए विश्लेषण तो करना होगा ना साहब, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने विगत के दिनों में भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया, उपभोक्ता समिति के नाम पर 40 से 50% की भ्रष्टाचार की लूट मचाई गई है। हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि यदि मेयर स्वच्छ है, यदि जीते हुए उम्मीदवार स्वच्छ नेतृत्व करने वाले हैं, तो एक नेपाल सरकार की मानदंड है कि आप बोल कबोल प्रक्रिया से आप उसको कम दिन में ठेका टेंडर निकाल के आप उस हिसाब से, उस तरीके से आप विकास निर्माण क्यों नहीं संपन्न करते हैं साहब? उपभोक्ता समिति क्या होता है? उपभोक्ता समिति से
5 अपने लोगों का, 10 अपने लोगों का कमिटी निर्माण कर दो और उसका कैसे कैसे करके बंडल बांट करो। तो ये एक अलग पक्ष है। समष्टिगत रूप में देश, नेपाल एक नई कोर्स में प्रवेश कर रही है। स्थानीय चुनाव का रिजल्ट तो देखेंगे कि लोगों ने अब व्यक्तित्व, कैसी व्यक्तित्व है लोगों के भीतर में, उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, उस उम्मीदवार का विगत का इतिहास कैसा है, इस इतिहास के तरफ अब इंगित होके, केंद्रीकृत होके अब अपना मतदान करना शुरू किया है। मतदान का ढांचा भी हमने अलग पाया इस बार। मैंने वहाँ का, आप देखेंगे, आप खुद मीडिया जगत के लोग हैं, 4th आई के हिसाब से आप पाएंगे कि उम्मीदवार को वोटिंग का शैली, मतदाताओं का वोटिंग का शैली में इतना अंतर पाया गया कि मेयर में किसी और को, उप मेयर में किसी और को, वार्डाध्यक्ष में किसी और को, सदस्य में किसी और को। क्या है ये, क्या है? पहले के जैसे इस बार नहीं हुआ है कि मान लीजिए कुछ लोग जो पार्टी से बिल्कुल बंधे हैं, उनका तो शुरू से ऊपर से नीचे तो एक तरह का वोटिंग आप देखेंगे, लेकिन ऐसा इस तरह की वोटिंग देखी गई है कि व्यक्ति अलग अलग होकर अलग अलग चुनाव चिन्ह में मतदाताओं ने अपना वोटिंग किया है। तो एक नए कोर्स के तरफ राष्ट्र अब अग्रसर हो रहा है और इसको सुखद मानना चाहिए, क्योंकि आसन्न चुनाव जो है, अब एमएलए एमपी का भी चुनाव आने वाला है। तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार अब प्रमुख मुद्दा बन रही है। खुशी की बात तो यह है कि इस देश में भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा बन रहा है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का देश हो गया। तो भ्रष्टाचार मुद्दा जो बनी है इस बार, यह आगे तक भी जाने वाली है। तो इसको सुखद समझें और आगे भी लोग, यहाँ के मतदाता इसी तरह से अपना स्वविवेक का प्रयोग करके अच्छे चेहरा को आगे लाएं, ताकि उस चेहरा के माध्यम से जो उद्देश्य है जिस पार्टी का, उस पार्टी का जो उद्देश्य है, जो नीति कार्यक्रम है, जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से वह उम्मीदवार अपने को सार्थक सिद्ध कर सके। इस हेतु एक नया माहौल बना है और यह माहौल, हमको उम्मीद है कि आगे भी यह माहौल, आगे अगला जो चुनाव है देश में, उसमें भी यह कैरी ऑन होगा। हजुर, तर जसरी कि खास गरी जुन अब परिवर्तन एउटा नयाँ कोर्सतिर जुन अब मतदाताहरू गएको देखियो, खास गरी काठमाडौँको जो चुनावले, त्यस्तै अब धरानको अनि धनगढीको भन्नुभयो। तर खास गरी मधेसमा त्यो किसिमको देखिएन। मधेसमा खास गरी जसले जति पैसा खर्च गर्न पायो अथवा आफ्नो प्रभाव जहाँ छ, दाग धम्की देखाएर पनि मत बटुलेको देखियो। मधेसमा परिवर्तनको आवाज देखिएन। मधेश में तो परिवर्तन है ना, मधेश में कैसे नहीं परिवर्तन है? आप पाएंगे कि विगत के चुनाव में जो एग्जिस्टिंग उम्मीदवार थे, जो जीते हुए उम्मीदवार थे ना, मैक्सिमम वैसा उम्मीदवार इस बार नहीं जीता है। बहुत कम लोग कंटिन्यू कर पाए हैं। यह क्या संदेश देता है? यह क्या संदेश देता है कि जो विगत के समय में मेयर उप मेयर थे, सिटिंग गेटिंग के हिसाब से वे लोग टिकट तो ले लिए पार्टी से, परंतु उनकी जीत कंटिन्यू नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई साहब? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का मैं कारण आपको बताऊं। आपको मैं पड़ोसी राष्ट्र भारत, अपना रिश्तेदार राष्ट्र भारत, पूर्वज राष्ट्र भारत से जोड़ के इसका उदाहरण दूं कि दिल्ली नगर निगम का एक चुनाव होता है। अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वर्षों वर्ष से दिल्ली नगर निगम के चुनाव में, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी आज तक चुनाव ही नहीं हारता है। काहे नहीं हारती है चुनाव बीजेपी? इसका कारण जानते हैं? इसका कारण जानते हैं? दिल्ली प्रोविंस पर, स्टेट पर दूसरे पार्टी का कब्जा हो जाता है, लेकिन नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा कायम रहता है। इसका कारण है, मैं आपको खोल के बताता हूँ कि करीब करीब 95% उम्मीदवार को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारत की अग्रणी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का चेहरा बदल देता है हर एक चुनाव में। 5% वैसे ही लोग पुराने उम्मीदवार रह जाते हैं जो अपने कार्यकाल में बेदाग चेहरा लेके अपने कार्य को संपन्न करते हैं, संपादन करते हैं, संपादित करते हैं, और 95% लोगों को बदल दिया जाता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है जिनकी छवि अच्छी होती है। हम लोगों के यहाँ क्या हो गया कि सिटिंग गेटिंग क्या होता है? सिटिंग गेटिंग है क्या, आज तक हम नहीं समझे। हम पार्टी के अंदर भी बात कई बार रखे हैं। इस सिटिंग गेटिंग हमको समझ में नहीं आता है। सिटिंग गेटिंग अब बाकी क्या है? बाकी कार्यकर्ता है आपका झोला उठाने वाला? ऐसा नहीं होगा।
राजनीति में मौका सभी को मिलना चाहिए, जो उचित उम्मीदवार हैं, जो आपके पीछे खड़ा हैं। एक व्यक्ति कभी नहीं चुनाव जीतता है, एक संगठन चुनाव जीतता है, विचारधारा विचारधारा की विजय होती है। तो संगठन जब चुनाव जीतता है, विचारधारा की जब विचारधारा जब चुनाव जीतता है, तो आप व्यक्ति को क्यों नहीं बदलेंगे साहब? सिटिंग गेटिंग का नारा क्या होता है? सिर्फ इसके लिए कि आजन्म हम ही बने रहें? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुआ है तो गलत हुआ है। और सिटिंग गेटिंग का परिणाम हुआ है विभिन्न पार्टी में जो मधेश में जीते हुए लोग इस बार चुनाव हारे हैं। चूंकि विगत का इतिहास रहा, उसमें कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू भी किए हैं सिटिंग गेटिंग वाले में, लेकिन बहुत कम परसेंट उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव रहा होगा, विकास का काम कुछ किए होंगे। फिर अपने मधेश में एक दुर्भाग्य क्या है कि पहाड़ से अधिक आप तो जानते हैं ना, कई बार आपके इंटरव्यू में हमने कहा है कि नेपाल 2 राष्ट्रीयता की राष्ट्र है, पहाड़ी राष्ट्रीयता और मधेसी राष्ट्रीयता। तो मधेसी राष्ट्रीयता का जो अपना स्थान है मधेश, इसमें जातिवाद हावी है। पहाड़ी राष्ट्रीयता में उतना जातिवाद हावी नहीं। पहाड़ी राष्ट्रीयता के नाम पर सभी लोग एक हो जाते हैं, वो एक तरह का उन लोगों का विजन है। लेकिन मधेश में क्या है, तो जातीयता का भी बहुत प्रभाव है। किस जात का उम्मीदवार है, किस वर्ग का उम्मीदवार है, किस समुदाय का उम्मीदवार है, यह हम लोगों का पिछड़ापन है। मधेश उस मामले में अभी भी पहाड़ से पिछड़ा हुआ है। सच्चाई को तो कहना पड़ेगा ना, मधेश अभी भी पहाड़ से इस मामले में पिछड़ा हुआ है। तो कुछ उम्मीदवार अपने संगठन के बदौलत भी, अपने व्यक्तिगत प्रभाव के बदौलत भी, अपने विकास निर्माण के कार्य के बदौलत भी चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, लेकिन नगण्य हैं वैसे लोग। सिटिंग गेटिंग वाले अधिकांश चुनाव हार गए हैं। यह एक मैसेज देता है कि सामने आपको विधायक का चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, प्रदेश सभा और संघीय चुनाव है, सामने खड़ा है। फिर से यदि सिटिंग गेटिंग का फार्मूला यदि लादा गया, तो साहब हम लोग सतह पर काम करते हैं, जानते हैं कि सेटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाने पर फिर मधेशवाद पीछे जाने वाला है, फिर मधेश पीछे जाने वाला है। तो देखिए, तो मेरा एक लाइन का अपना कटु अनुभव है कि मधेश में मधेशवाद को आगे बढ़ाने वाली संगठन या मधेशवाद को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति या चेहरा इसलिए पीछे गया है कि सिटिंग गेटिंग के फार्मूला को अपने हक में परिभाषित करवा के टिकट का हमसे पूछते हैं, तो बाकी साथियों का जिनका योगदान था उनको कल के समय में नेता बनाने में, उन साथियों की लगानी का सदुपयोग नहीं हो पाया, उनको अवसर से वंचित किया गया और एक ही लोग बारंबार, एक ही लोग विभिन्न पद पर। तो ये बहुत सारा कारण रहा। तो अब पार्टी की बैठक होगी, समीक्षा बैठक अभी नहीं हुई है हमारे लोकसपा पार्टी में भी। हमारे यहाँ तो अभी केंद्रीय कार्य समिति ही नहीं बना है। निर्माण पार्टी का हुए अभी 6 महीना हो गया। 31 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति बनी थी, हमारी कार्यकारिणी समिति, जिसमें 2-3-4 लोग अब हैं भी नहीं पार्टी में। और हमारे यहाँ और पार्टी का बात और होगा, अभी विस्तार नहीं हुआ है। हमारे केंद्रीय नेता लोग विस्तार करेंगे उसका, और विस्तार करने के बाद निश्चित रूप से समीक्षा बैठक होगी। तो उस समीक्षा बैठक में यह विषय महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि सेटिंग गेटिंग का फर्मुला फेल हुआ है, मेरे नजरिए से। हजुर, भनेपछि एउटैले जो एकचोटि जितिसक्यो त्यसको अर्को निरन्तरता दिनु हुँदैन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को निरंतरता मिलना चाहिए, जिनके बदौलत मधेशवाद जिंदा है, जिनके बदौलत मधेशवाद को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प हो तब तो भाई साहब, निर्विकल्प तब ना जब आपका आचरण वैसा रहे, जब आप माँ मधेश के प्रति समर्पित रहें। माँ मधेश के साथ गद्दारी करेंगे, इशूज के साथ गद्दारी करेंगे, कौज के साथ गद्दारी करेंगे, राजनीति को अपना सुख सुविधा का, ऐश आराम का विषय समझेंगे, इसको क्विक मनी अर्निंग का व्यापार समझेंगे, तो वैसे लोगों को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, जो मंत्री बदलने के लिए रात में कहीं और दिन में कहीं और पहुंच जाते हैं। साहब विगत 32 वर्षों से तो यही देखता आ रहा हूं ना कि बारंबार पार्टी का टूटना फूटना, इधर से उधर होना। तो जो नीति कार्यक्रम सिद्धांत इशूज है
उस इश्यूज के साथ जिंदा तो रहो भाई, और उसके साथ जो लोग जिंदा हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको पुनः पुनः अवसर मिलना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों का परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि बाकी लोगों को जिताने में जो पीछे खड़ा होकर सहयोगी और सहायक रहे हैं, तो अब जो जीते हुए हैं उनको पीछे रख के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में होना चाहिए ना। लोकतंत्र में सीटिंग और गेटिंग सबसे गलत फार्मूला, इसको परिभाषित करके अपने हिसाब से लोग लागू करवाते हैं। इसके पक्ष में कम से कम मैं नहीं। हजुर, खास गरी यो चुनावमा मधेस केन्द्रित शक्तिहरू अथवा जसलाई मधेसवादी भनिन्छ त्यो शक्ति अत्यन्त कमजोर। फेरि मधेसको कोर मधेस छ, यो मधेस प्रदेश 8 जिल्लामा मधेस केन्द्रित दलहरूभन्दा काङ्ग्रेस एमाले झन् सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा काङ्ग्रेस, त्यसपछि एमाले, त्यसपछि जसपा जसपाहरू आयो। यस्तो हुनु कारण के देख्नुहुन्छ? मधेसी दलप्रति विश्वास छैन आम जनताको। बेमेल गठबंधन, पार्टी अलग अलग, नीति सिद्धांत अलग अलग, समाजवाद कुछ और सिखलाती है साहब, साम्यवाद कुछ और सिखलाता है साहब, और बेमेल का गठबंधन कर लिया। बेमेल का गठबंधन एक कारण रहा, अपने मधेशवादी पार्टी में टूट फूट एक कारण रहा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मान लीजिए आज लोसपा अलग से चुनाव लड़ी, जसपा अलग से चुनाव लड़ी, सीके राउत साहब की पार्टी अलग से चुनाव लड़े, तो मधेशवादी जो शक्तियां हैं, हमारे लोसपा में से एक तमलोपा पार्टी का जन्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि मधेशवादी शक्ति तो छिन्न भिन्न हो गया। यद्यपि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मधेशवाद न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, न आने वाले समय में कमजोर होगा साहब। मधेशवाद आज भी द्रुत गति से आगे बढ़ रही है, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, पहचान के लिए, पहुंच के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मधेशवाद कहीं से कमजोर नहीं हुआ है। मधेशवाद को आगे लेके चलने वाले लोगों के बीच में जो दूरियां दिखाई दिया, इस दूरी का परिणाम है, इस दूरी का परिणाम है जो मधेशवादी शक्ति का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वैमनस्यता आ गई, वैमनस्यता आ गया। एक दूसरे को हम स्वीकारेंगे नहीं। लोकतंत्र में बिना सहकार्य का, बिना अपनत्व का कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? लोकतंत्र में इशू एक ही है, विषय एक ही है, मधेसी को अधिकार, जनजाति को अधिकार, थारू को अधिकार, पहाड़ी जनजाति को अधिकार संपन्न करना है, मधेसी को अधिकार संपन्न करना है। इशू एक ही है और डफली अलग अलग है। कारण यह हुआ, इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को मिला है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक मिलेगा नहीं। जब इस इशू पर हम एक हो जाएंगे, चूंकि हमें पता है ना कि हमारे संसाधनों को विगत 275 वर्षों से इस देश में लूटा गया है, तो मधेसी अपने अंश और वंश को सुरक्षित करने में निश्चित रूप से उसके लिए संवेदनशील है। लेकिन चाह के भी पहले ही मैंने निवेदन किया कि कहीं जातीयता के कारण, कहीं सामुदायिक भावना के कारण थोड़ा सा बिखराव है। तो थोड़ा सा बिखराव है तो नदी का पानी जैसे ऊपर से नीचे आता है, नदी का पानी का भाव देखे हैं ना, ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही संगठन को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए ऊपर के नेताओं को पहले ठीक होना पड़ेगा। ऊपर के नेता जब ठीक हो जाएंगे, वो हम एक ही पार्टी की बात आपको नहीं कर रहे हैं, एक मधेशवादी होने के नाते विभिन्न पार्टी में बिखरे हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो हैं, वो उन सभी लोगों को मांग मुद्दा के आधार पर मधेसी और पहाड़ी जनजातियों को अधिकार संपन्न करने हेतु एक जगह आना होगा। आप देखे होइएगा कि कौन किसको ठगता है इस देश में, समझ में नहीं आता है। बाकी शक्ति कहती है हम कांग्रेस को ठग के उनके पीठ पर चढ़ के अपना आगे बढ़े हैं, कांग्रेस देखती है जो कि हम कम्युनिस्ट शक्तियों का यूज करके आगे बढ़े हैं। तो उन लोगों के बीच बेमेल का एकता हो गया, हमारे बीच में बेमेल का एकता नहीं हुआ, और यह चुनाव संपन्न हुआ नहीं। और यहाँ जो तरह तरह की शक्तियाँ बैठी हुई है इस देश के अंदर में, तो फिर से यहाँ पर कम्युनिस्ट शक्ति को एक जगह लाने का बात हो रहा है। तो कम्युनिस्ट शक्ति को एक जगह लाने का बात हो रहा है, लेकिन मधेशवादी शक्ति एक जगह आवे, इसके लिए हमारे कोई नेता चिंतित नहीं है। तो साहब, इतना बड़ा मधेश विद्रोह हम लोगों ने किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, विगत 32 वर्षों में हम लोगों ने मधेश के लिए क्या नहीं किया। लेकिन हमारे नेताओं के बीच में आपसी वैमनस्यता होने के कारण इनसे उनको नफरत, उनसे इनको नफरत, इसको छोड़ना होगा। और किसके लिए छोड़ना होगा? तो उस जेनरेशन के लिए छोड़ना होगा जो जेनरेशन
आने वाला मधेश का भविष्य है, जो जनरेशन आने वाला पहाड़ी जनजाति का भविष्य है। साहब करोड़ के करीब लोग, आज 70 लाख से अधिक लोग अरब में जाके उस धूप में जाके काम करें, इस जनरेशन का संरक्षक कौन होगा? तो हमारा निवेदन है कि सभी पार्टी के नेताओं को बैठ के एक अंतर क्रिया करना चाहिए, जो कैसे मधेश का भाग्य भविष्य भूमि सुरक्षित होगा। और मधेश के भाग्य भविष्य भूमि के प्रति यदि चिंतित होते हैं सब, तो देर नहीं होती है राजनीति में, देर नहीं हुआ है। जो हुआ, जो बीत गई बात गई। 2-3 काम करना होगा सभी लोगों को, एक कॉमन एजेंडा पर आके, ताकि मधेसी आम जनता को, आम जन को यह भरोसा जगे कि वास्तव में अब हमारा वोट, हमारा नेतृत्व बर्बाद नहीं होने देगा, बार बार शहीद नहीं होने देगा। साहब शहीद होने की जरूरत होगी तो हम प्रथम पंक्ति के लोग शहीद होवे ना। सच्चाई तो यही है कि शहीद होने के लिए हम हमारे जैसे हजारों लोग हर एक आंदोलन में आगे गए। अब गोली नहीं लगी तो क्या करते हैं? बेईमानी हमने कहीं नहीं किया, शहादत हुई, लेकिन जितनी हमारी शहादत हुई उसके एवज में हमको अधिकार नहीं मिल पाया। तो नहीं मिल पाया तो अब देर हुआ है, देर हो गई, और दुरुस्त होके एक जगह आवे, एक जगह आके एक कॉमन एजेंडा पर या तो एकता हो या तो गठबंधन हो, यह करके और सीटिंग गेटिंग को पहले समाप्त करें। इस सीटिंग गेटिंग सबसे बड़ा कलंक है। देखिए, हम दावे के साथ कहते हैं, कुछ प्रमुख लीडर हैं जो मधेश के लिए मधेश की जरूरत है, पहाड़ी जनजाति का जरूरत है, उनको मौका देते हुए, जिनका काम, पिछला काम का रिकॉर्ड, जिनका भावना बिल्कुल सही रहा है, जिनका लगानी जिनका है मधेश के लिए, वो आईना, समाज तो आईना है ना। आपने विगत 5 वर्ष में क्या किया, सड़क से लेकर सदन पर, तो समाज आईना की तरह सबका चेहरा जानता है। आप मधेशवाद को लेकर आगे बढ़े कि जातिवाद को लेकर आगे बढ़े कि समुदायवाद को लेकर आगे बढ़े कि परिवारवाद को लेकर आगे बढ़े कि संप्रदायवाद को लेकर आगे बढ़े, ये तो आईना है ना साहब। तो इस आईना में जो खड़े उतरते हैं, वैसे कुछ लोगों को मौका दिया जाए, बाकी सीटिंग गेटिंग को परास्त किया जाए, और परास्त करते हुए मधेशवादी शक्ति एक जगह आवे, तो मधेश में कोई भी पहाड़ी राष्ट्रीयता वाली जो हमारे हक अधिकार को विगत वर्षों वर्ष से अपहरण करके रखे हुए हैं, उन अपहरणकर्ताओं का दाल नहीं गलेगा अभी भी। ठीक है, उनके कुछ लोग जो कांग्रेस से माले में काम करते हैं, हमारे मधेसी ही, यद्यपि मधेशवादी उधेशवादी नहीं है, मधेसी हैं, तो वैसे मधेसी को हम लोग समझाएंगे, समझेंगे, उन लोगों का बाल बच्चा उन लोगों को समझाएगा कि आप जो गलत पार्टी में काम कर रहे हैं साहब, वो हमारा अधिकार कौन सुनिश्चित करेगा। जैसे मधेश आंदोलन में हुआ, मधेश जन विद्रोह में 6 महीना का जो विद्रोह हुआ, उसमें घर घर से लोग आगे आए, किसी ने पार्टी को नहीं देखा, और उसी का सेंटिमेंट था, वो सेंटिमेंट का वोट था, वो किसी के चेहरा का वोट नहीं था। याद रखिए, वो मधेश आंदोलन का सेंटिमेंट का वोट था, जो एक साधारण व्यक्ति को भी आप टिकट दिए, जिसका मधेशवाद में बहुत लंबा इतिहास नहीं है, वैसा लोग भी जीत गया। आज के डेट में वो सेंटिमेंट नहीं है। आज के डेट में आपका पिछला मधेशवादी चेहरा और रिकॉर्ड काम करेगा। आपने विगत के दिनों में भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, वह चीज काम करेगा। तो इसको देखते हुए एकता की जरूरत है। फिर से एकताबद्ध होकर हम आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम दिनों में हम मधेश को एक संपन्न मधेश, एक समृद्ध मधेश निर्माण कर सकेंगे। 24 जिला का मधेश बना सकेंगे साहब। उदयपुर, सिंधुली, भितरी मधेश सहित का जो 24 जिला है, ये विकृत मधेश प्रदेश, ये 8 जिला का विकृत मधेश प्रदेश, ये विकृत मधेश प्रदेश उद्देश्य नहीं था कभी। ये विकृत मधेश प्रदेश से कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा संवेदनशील होके, मधेश के प्रति ईमानदार होके, मधेश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होके, मधेश के युवाओं के प्रति, मधेश के किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, है ना, संवेदनशील होके बैठ के हमारे नेता लोग बात करें। पार्टी चाहे कोई भी हो, विषय एक ही है। हजुर, जसरी कि विगतमा तपाईँहरूको जसपा थियो, अहिले फेरि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तपाईँहरूले एकताको लागि आह्वान गर्नुभयो। अब फेरि एक मिलेर जाउँ भनेर उहाँको प्रस्ताव छ, मिडियाहरूमा त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। यो उहाँको प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब देखिए, प्रस्ताव देना ठीक बात है, प्रस्ताव दिए हैं, स्वागत योग्य है, प्रस्ताव दिए हैं। जब से ज्ञान तब से सियाने कहावत है। उनका विगत का इतिहास क्या है, यह भी आप लोगों से नहीं छुपा हुआ है। उनका विगत का इतिहास क्या क्या रहा है, हमको आज भी याद है कि 2 बार मधेश यात्रा निकला हुआ है।
चूंकि आपको हम पहले ही बोले ना कि 32 वर्ष से हम इस मधेशवाद का सिपाही बने हुए हैं। गजेंद्र बाबू जब हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने समय में जब जिंदा थे ना, तो कि मधेश यात्रा रथ, मधेश स्वाभिमान यात्रा का एक रथ निकाले थे, जो दर्जनों गाड़ी थी। झापा से लेके कंचनपुर तक, मेची से महाकाली तक ये हुआ यात्रा गुजरी थी। और हर एक जिला के सदर मुकाम में आम सभा हुआ था, पब्लिक मीटिंग हुआ था। और दूसरा रथ यात्रा, मधेश जागरण यात्रा, जब राजेंद्र महतो जी है ना, माननीय राजेंद्र महतो जी आपको सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक कहानी है छोटी सी, तो वह यात्रा निकली झापा से लेकर वो भी कंचनपुर तक, और 100 से अधिक गाड़ी था उसमें। और हर एक जिला के सदर मुकाम में लाखों लोगों की उपस्थिति में सभा संपन्न हुआ था साहब। और धौनसा से जिस रोज महोत्तरी उस रथ यात्रा को जाना था, उस स्वाभिमान मधेश स्वाभिमान यात्रा को, तो उपेंद्र जी और उनकी पार्टी, उपेंद्र जी के नेतृत्व में 3 रोज का मधेश बंद का घोषणा किया गया। यद्यपि उनके घोषणा से रथ यात्रा नहीं रुकी, सिर्फ उस रथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पिछले दिन में राजेंद्र महतो जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तीर्थछाप सद्भावना पार्टी के, तो 3 रोज का मधेश बंद, यात्रा आगे बढ़ती गई। तो इसलिए हम इस विषय को आपके सामने रखे हैं कि बैकग्राउंड देखिए, वैमनस्यता कितनी है। वैमनस्यता की काम तो मधेश का हो रहा है ना साहब, काम मधेश का हो रहा है ना। आज के समय में काम लोसपा मधेश का करे या जसपा मधेश का करे, है कि नहीं है, या सीके जी मधेश का करे। काम यदि मधेश का हो रहा है तो जो सच्चा मधेशवादी है उसको किसी नेता से नफरत नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी से नफरत नहीं करना चाहिए, यदि वह मधेशवादी है तो। नहीं अपने फायदा के लिए सीमित पार्टी को बना के रखना चाहता है जो लोग, कम लोगों का पार्टी हो, अवसर मुहैया होता रहे, अपना काम चलता रहे, अपना काम बनता, जहां भी जाए जनता, तो इस तरह के सिद्धांत। तो विगत के दिनों में उपेंद्र यादव अधिक दूसरे पार्टी के लोगों को डिस्टर्ब करने का काम किया। फिर एक इतिहास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में, जो अभी लोकसभा है, इसमें आप सुने होंगे, इसी बीच एक आदरणीय नेता राजेंद्र महतो जी का इंटरव्यू आया था, आप देखे होइएगा कि विश्वास करने का माहौल नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा हमारे लीडर राजेंद्र महतो जी ने कि विश्वास करने का माहौल नहीं है साहब, रात पार्टी तोड़ दी, एकता कर दी अपने पार्टी को बचाने के लिए। तो जब जब पार्टी पर संकट आती है, अभी देखिए, अभी मीडिया में जग जाहिर है कि बाबूराम जी लगायत के लोग इनके नेतृत्व से पार्टी को अपदस्थ करने में लगे हैं और इन्हीं को पार्टी से निकाल बहार करने की स्थिति है। उपेंद्र यादव जी ही जसपा में नहीं रह जाएंगे, ऐसा मीडिया में आ रहा है। लेकिन मेरे जैसा एक मधेशवादी यह कहता है कि दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। पार्टी सबों की है, पार्टी आज मधेश में भी काम कर रही है, पहाड़ में भी काम कर रही है। लेकिन पहाड़ में गजेंद्र बाबू हम लोग को सिखला के गए हुए कि पहाड़ में हम पहाड़ी जनजाति के लिए काम करना चाहते हैं, पहाड़ी जनजाति के लिए काम करना चाहते हैं, और मधेश में मधेसी के लिए काम करना चाहते हैं। तो मधेसी को के लिए और पहाड़ी जनजाति के लिए काम करने के हेतु सभी लोगों का जरूरत है जो मधेश में एक व्यक्तित्व के रूप में, एक नेता के रूप में स्थापित है। और उस स्थापित नेता में मैं ईमानदारी से कहता हूं कि एक नाम उपेंद्र यादव जी का भी है। लेकिन आज उनका करतूत ऐसा हुआ जो आज उन्हीं के पार्टी में उनको विस्थापित करने के। तो इसका कारण क्या हुआ जानते हैं? चूंकि वही बहु नेतृत्व में पार्टी को नहीं चलाएंगे। बहु नेतृत्व में पार्टी किसी की जागीर नहीं है ना साहब, जो उस पार्टी पर आप कब्जा करके रखिएगा। पार्टी आपको बहु नेतृत्व में चलना पड़ेगा, सबों की विचार का सम्मान होना पड़ेगा। और विचार का सम्मान यदि नहीं होगा तो वहां पर आक्रोश तो बढ़ेगा, और आक्रोश बढ़ेगा तो उस पार्टी में भी बड़े बड़े लीडर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री बने हुए जैसे लोग हैं, बाबूराम जी जैसे, डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जैसे वैचारिक रूप से संपन्न लोग हैं, उनका बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो पार्टी तो अपने बैकग्राउंड को पहले ठीक करना होगा, उनको विश्वसनीय उपेंद्र यादव जी एक मधेश के एक विश्वसनीय लीडर हैं। हम लोग सड़क पर थे विगत के दिनों में, आपका उस समय का पत्रिका आपको गवाही देगा। हम लोग सड़क पर नारा लगाते रह गए और उपेंद्र यादव जी विगत के इस चुनाव से पहले के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में सहभागिता कर ली।
हैं? तो उनका तो कोई काम ही ऐसा नहीं हुआ जो समग्रता में। तो चलिए इन विषयों पर चिंतन और मनन करके यदि वो आगे आते हैं और उनके आह्वान में यदि ईमानदारी और नैतिकता है तो आना चाहिए ना। आह्वान करने से नहीं ना होगा। हमारे केंद्रीय कार्यालय में या किसी जगह मीटिंग रख के महंत ठाकुर जी हैं, राजेंद्र महतो जी हैं, शरद सिंह भंडारी जी हैं, अनिल कुमार झा जी हैं, लगातार के और केंद्रीय नेता हैं, वार्ता करना चाहिए। पहले ही कहें कि एक गंभीर गंथन मंथन होना चाहिए, मधेश का विषय है, सो नहीं। और पब्लिक को सुनाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए आप मीडिया में बोल देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है साहब, कोई महत्व उसका नहीं है। चूंकि आपका विगत का इतिहास भी वैसा नहीं। तो पहले अपने पार्टी के अंदर के कलह को शांत कर लीजिए, और कलह को शांत कर लीजिए। तब यदि नेतृत्व आपके पास बच पाता है बाबूराम जी से, तब आइए। हमारे नेता लोग खुला हृदय के हैं, आपसे वार्ता होगी। मधेश के लिए ही तो पार्टी बनी है, पहाड़ी जनजाति के लिए ही तो पार्टी बनी है। लेकिन ये कहने के लिए, खाली लोगों को कहने के लिए, मंत्री का व्यवस्थापन करने के लिए, तो सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं। इससे ज्यादा क्या कहना है इसमें। हजुर, भनेपछि यो उहाँको मिडियामा जुन भन्नुहुन्छ त्यो एकताको लागि होइन, आफ्नो बचावको लागि, पार्टीभित्र आफ्नो मजबुत लगता तो ही है ना, लगता तो है। नहीं तो एक चीज कहिए, मधेशवाद के मामले में उनसे तो सीनियर लोग ने हमारे लोसपा में है साहब। महंत ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उहाँले त मधेसवाद छैन भन्नु। महंत ठाकुर जी उनसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं। आदरणीय नेता महंत ठाकुर जी से आके बात कर सकते हैं। राजेंद्र महतो जी, अनिल कुमार झा जी के बारे में हम कहते हैं कि ये लोग ऑर्गेनिक मधेशवादी हैं, ऑर्गेनिक मधेशवादी है, आयातित मधेशवादी नहीं है। हम लोग जो हैं विद्यार्थी मंच के प्रोडक्ट्स, मान लीजिए, चाहे कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे लीडर राजेंद्र महतो जी, अनिल झा, ये लोग ऑर्गेनिक मधेशवादी हैं। तो ऐसे लोग लोकसभा में बैठे हुए हैं। शरद भंडारी जी बैठे हुए हैं, जिनका इतिहास है त्याग का। तो आपका भी इतिहास है, आपने भी मधेश आंदोलन बखूबी किया है। तो एक जगह बैठ के बात, मीडियाबाजी क्या होता है? मीडिया में आप कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? यहाँ बात हुई नहीं, यहाँ कुछ आप प्रस्ताव रखे नहीं, आप बैठ के बात कीजिए, वहां तो बात आएगी ना कि विगत के दिन में आप कहा ऐसा धोखा दिए। रातारात यदि जिस तरह से परेड करवाए हमारे नेताओं का, हमारे पार्टी के लोगों का निर्वाचन आयोग में, तो आप तो समाप्त कर देना चाहते थे मधेश से मधेशवाद को। तो हमारी पार्टी तो बच गई, सो किस्मत से समझिए, नहीं तो लोकसभा का जन्म ही नहीं हो पाता। आप तो बहुत बड़ा, तो फिर कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा, उसका गारंटी तो होना पड़ा ना साहब, गारंटी तो होना ना। बारंबार आप किसी को ठगिएगा या मूर्ख बनाइएगा, ऐसा नहीं होता है। आप यदि मधेशवाद के प्रति ईमानदार हैं तो आके आप बात कीजिए हमारे नेताओं से ना, बात कीजिए। मीडिया में कुछ कह देने से जो हम बहुत अच्छा कह दिए नहीं, आप पहले अपने आंतरिक कलह का व्यवस्थापन कीजिए। आज महीना से हम लोग पेपर पत्रिका में देख रहे हैं कि आपके यहाँ बैठक की मांग की जा रही है। बाबूराम जी, अशोक राय, राजेंद्र श्रेष्ठ लगायत के लोग आपके यहाँ बैठक का मांग कर रहे हैं, बहु नेतृत्व की बात हो रही है, 3 अध्यक्षीय प्रणाली। तो अपना पहले काम कीजिए, और उसमें यदि अध्यक्ष आप कायम रह पाते हैं तो आइए। मधेश के लिए तो खुला दरवाजा है, लोसपा का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ है। आना चाहिए, बात करना चाहिए। हर एक मधेशवादी शक्ति को एकता के लिए एक जगह बैठ के गोल मेज समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए साहब। बहुत विलंब हो गया, मधेसी पब्लिक का विश्वास उठते जा रहा है मधेशवाद का। इसका जिम्मेदार कौन होगा साहब? आपके पद पर जाने से, आपके मंत्री बनने से, आपको प्रतिष्ठा काम करने से, आपको परिवार के लिए जीने से यदि विश्वास का संकट आ जाएगा, हतोत्साहित हो रहा है ना मधेसी पब्लिक, हतोत्साहित हो रहे हैं ना पहाड़ी जनजाति, इसका जवाबदेह कौन है? यह जवाबदेही महसूस कीजिए साहब। बहुत लोगों का शहादत हुआ है, बहुत लोग घायल हुए हैं। इस जवाबदेही से आप अपने को वंचित कीजिएगा और फायदा ले लिए और चल दिए, ऐसा नहीं होता है। फायदा ले लिए और चल दिए, कितना दिन तक फायदा लेके जाने की प्रवृत्ति आपकी कायम रहेगी? आइए और सभी शक्ति एक जगह बैठिए, और एक बहुत बड़ा, इतना आसानी से अधिकार नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा आंदोलन आपको एकीकृत आंदोलन करना पड़ेगा, एकीकृत आंदोलन करना पड़ेगा। विगत के इंटरव्यू में भी आपका मीडिया हम सुन रहे थे, राजेंद्र महतो जी कह रहे थे ना एकीकृत आंदोलन की बात, जिसमें सारा मधेश होगा, पहाड़ी जनजाति होगा। एक ऐसा एकीकृत आंदोलन होगा जिसमें न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा, न कोई अगड़ा होगा, न कोई पिछड़ा होगा। सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो अधिकार और पहचान के लिए सभी एकताबद्ध होके अलग अलग क्लस्टर में नहीं बट के एकीकृत आंदोलन होगी। और उस एकीकृत आंदोलन से मधेश का जो 53% उस अधिकार है, उस आंदोलन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। 53% का बजट सुनिश्चित करना पड़ेगा।
तो इतना बड़ा टास्क है, इतना बड़ा टारगेट है, और सिर्फ इधर उधर की बात, ऐसे नहीं राजनीति होगा। राजनीति में एक चरित्र की स्थापना होनी चाहिए। हवा बह चुकी है, हवा बह चुका है। आप देखे होगा अपना रिश्तेदार राष्ट्र भारत में मोदी और योगी का युग, मोदी और योगी का जो चरित्र है राजनीति में, उस तरह के चरित्र का खोजी आज नेपाल के राजनीति में भी हो रहा है। तो मोदी जी और योगी जी का जो राजनीतिक चरित्र है, जिस चरित्र का खोज आज नेपाल के राजनीति में भी हो रहा है, तो उस तरह का चरित्र का निर्माण होना होगा, और उस चरित्र से कोई भी बड़ा से बड़ा हौसला बुलंद करके जो सपना है, उस सपना को पूरा किया जा सकता है, और मधेशवाद को, पहचानवाद को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए तो आगे आना होगा ना, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना होगा ना, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करें और एक जगह बैठ के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो। समय आ गया, समय आ गया आने वाला चुनाव में इस तरह से है। और एक बात और समझ लीजिए, इस चुनाव में इस 7 संविधान फेल हो गया इस देश में। दुनिया इस देश में जितना भी परिवर्तन हुआ वो सड़क से हुआ है, सड़क से परिवर्तन हुआ है। बहुत सीट हम जीत लेंगे, अभी आप देखिए जनसंख्या के आधार पर अभी भी इस देश में निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो एक ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जो अंतिम संघर्ष हो, जो अंतिम संघर्ष हो। बार बार संघर्ष करने के लिए अब अवस्था नहीं है। एक अंतिम एकीकृत संघर्ष हो, और जिस एकीकृत संघर्ष में सभी लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आवें और मधेश को अधिकार संपन्न करें। मैं तो कहता हूं मधेश अधिकार संपन्न यदि हो जाता है, पहाड़ी जनजाति यदि अधिकार संपन्न हो जाती है, तो मधेशवादी पार्टी की जरूरत भी नहीं है इस देश में साहब। तब तो मधेशवाद, तब तो अपना स्वतंत्र है, सब लोग अपना कीजिए, जो राजनीति करना है कीजिए। सही मायने में मधेश को अधिकार संपन्न करने ही के लिए ना गजेंद्र बाबू मधेशवाद का बिगुल बजाए थे। वो कहते थे, हम लोगों को याद है, मधेशवाद की स्कूलिंग से निकले हुए एक छात्र होने के नाते वो कहते थे कि मधेशवाद का यज्ञ यदि जब संपन्न हो जाएगा तो मधेशवाद का जरूरत खत्म हो जाएगा, राजनीतिक रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। अपना अपना काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, जो करना है कीजिए, जिनको जहाँ जाना है जाइए। जीवन भर मधेशवाद की दुकानदारी चलती रही है, राजनीति चलता रहे, और लोगों का बेटा, पड़ोसी का बेटा शहीद होता रहे और अपना बेटा बच के रहे, ये अब नहीं चलेगा। स्पष्ट मेरा दृष्टिकोण है। हजुर, हस्त कार्यक्रम संबोधन भएको धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार कि इन विषयों पर आपने मुझे अपना बात रखने का अवसर दिया। आपको मधेशवाणी परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हजुर, मधेशवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मधेशवादी संस्थापक नेता, हिन्दी भाषा अभियानी एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रमन पाण्डे।